हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सामने आ गई चीन की सबसे बड़ी कमजोरी। जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बताएंगे जहां भारत और रशिया की इस डील से घबराया अमेरिका, कहा हम गुजारिश कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, बताएंगे किस बात को लेकर, और साथ ही साथ बताएंगे जहां पर यूक्रेन पर परमाणु हमले को हरी झंडी। दोस्त ने कहा अब सोचने का समय नहीं। बताएंगे दोस्तों क्या है ये सबसे बड़ी खबर, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां इमरान खान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, पाकिस्तान सरकार हाथ धोकर पीछे पड़ी। जी हां दोस्तों, अब किसी भी हालात में इमरान खान नहीं बचने वाले। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या है बड़ी खबर, और इसी बीच आपको राशन को लेकर बड़ी खबर बताएंगे, जहां अभी आपको मिलता रहेगा राशन की दुकान से मुफ्त अनाज, लेकिन ये नया नियम आपको जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और भारतीय सेनाओं के शौर्य, बल और पराक्रम पर गर्व है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सामने आ गई चीन की सबसे बड़ी कमजोरी, फाइटर जेट्स उड़ाने के लिए पायलट ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आखिर कैसे करेगा ताइवान से युद्ध, बता दे दुनिया भर को धमकी देता चीन। इस समय खुद एक परेशानी से घिरा हुआ है दोस्तों चीन। इस समय फाइटर जेट्स से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक रेडी करने में लगा है, लेकिन इन्हें ऑपरेट कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों पड़ोसी मुल्क बेहतरीन और प्रशिक्षित फाइटर पायलट्स की कमी से गुजर रहा है, और इसी साल जून में चीन की नौसेना ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया है। साथ ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च होने वाला है दोस्तों। चीनी नौसेना अब उस पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में तेजी लाना चाहती है, जिसके बाद अच्छे पायलट तैयार किए जा सकेंगे। और इस संकट के बारे में उस समय दुनिया को जानकारी मिली जब ऑर्डिनेंस इंडस्ट्री साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ से एक आर्टिकल जारी किया गया। जी हाँ दोस्तों, ये एक चाइनीज मिलिट्री मैगजीन है। जी हाँ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी को इस समय अपने उन फाइटर जेट्स के लिए पायलट्स नहीं मिल रहे हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बने हैं दोस्तों। चीन ने J-15 जेट्स को खास तौर पर इन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया है। प्लान ने अब कैरियर बेस्ट फाइटर जेट पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम में तेजी लाने की तैयारी कर ली है। यानी कि दोस्तों, चीन हमेशा से माइंड गेम खेलने की कोशिश करता है दोस्तों। ऊपर ऊपर चाइना दुनिया को डराने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर ही अंदर चीन को पता होता है दोस्तों कि उसकी हकीकत, उसका रियलिटी आखिर क्या है दोस्तों। और अब इन मैगजीनों के जरिए दोस्तों पूरे विश्व को चीन की हर एक हकीकत पता चल रही है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो चीन के इन कमियों को लेकर दोस्तों बताइएगा, जरूर राय सुझाव जरूर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां भारत रूस की इस डील से घबराया अमेरिका, कहा हम गुजारिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से भारत और अमेरिका के संबंध मिले जुले ही रहे हैं दोस्तों। दोनों देशों के बीच संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों के कई नेता प्रयासरत हैं, और इसी कड़ी में अमेरिका के 3 सीनेटरों ने एक विधायी संशोधन में कहा कि साझा लोकतांत्रिक मूल्यों में निहित मजबूत अमेरिका भारत रक्षा भागीदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ये विधायी संशोधन राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को रूसी हथियारों से दूरी बनाने के लिए प्रेरित करने का आग्रह करता है। जी हाँ दोस्तों, सीनेट में इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष सीनेटर मार्क वार्नर और सीनेटर जैक रीड और जिम इनहोफ ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार अधिनियम में संशोधन में कहा कि भारत चीन से आसन्न और गंभीर क्षेत्रीय सीमा खतरों का सामना करता है, और भारत चीन सीमा पर चीनी सेना का आक्रामक रुख जारी है। साथ ही साथ संशोधन में कहा गया है कि अमेरिका को भारत की रक्षा जरूरतों को दृढ़ता से समर्थन करते हुए उसे रशिया में निर्मित हथियार और रक्षा प्रणाली न खरीदने के लिए भारत को प्रेरित करने के वास्ते अतिरिक्त कदम उठाने चाहिए। इसमें कहा गया है कि भारत अपनी राष्ट्रीय रक्षा के लिए रशिया द्वारा निर्मित हथियारों पर निर्भर रहता है। रशिया भारत में सैन्य हार्डवेयर का मुख्य आपूर्तिकर्ता रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका का साफ साफ ये कहना है कि कृपया करके भारत को रशिया के साथ हथियारों को नहीं खरीदना चाहिए, और हथियारों की खरीद से भारत को दूर रहना चाहिए, खास करके रशिया से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से अमेरिका बार बार भारत को रशिया से हथियार खरीदने के लिए दूर रहने को कहता है दोस्तों, ऐसे में भारत ने बार बार अमेरिका को यह समझाया
बताया है कि हमारे आपके साथ जैसे रिश्ते हैं वो रिश्ते हमेशा बने रहेंगे, लेकिन हमारे लिए पहले हमारा देश है और हम अपने देश को मजबूत सशस्त्र बनाने के लिए हर कोई कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा देश ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप लोग हमारा क्या साथ दोगे। और ऐसे में भारत के इन कदम का दोस्तों, भारत के इस डिसीजन का अगर आप भी दिल से समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में अमेरिका को क्या राय देना चाहेंगे आप लोग दोस्तों बताइएगा जरूर, क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने यहां तक कह दिया है कि वो भारत को रशिया जैसे ही हथियार मुहैया कराएगा और उसी पर अमेरिका विचार भी कर रहा है दोस्तों, ताकि भारत रशिया से हथियार ना खरीदे। यानी कि अमेरिका दोस्तों इतना ज्यादा डेस्परेट हो चुका है रूसी हथियार ना खरीदवाने को लेकर दोस्तों, अब आप समझ ही पा रहे होंगे अमेरिका का ये नया पैंतरा। ऐसे में आपकी राय तो बनती है दोस्तों। और बड़ी खबर की बात करें जहां पर यूक्रेन पर परमाणु हमले को दी हरी झंडी, दोस्त बोले अब सोचने का समय नहीं। इसी साल 24 फरवरी को रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोला था, उसके बाद से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इस दौरान यूक्रेन को भारी तबाही का सामना करना पड़ा है। रशिया इस जंग में अकेला है और उसके सामने पूरा पश्चिमी देश है जो यूक्रेन की हर तरफ से मदद कर रहा है। पुतिन कई बार परमाणु हमले की भी धमकी दे चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। इस बीच व्लादिमीर पुतिन के दोस्त रमजान कादिरोव ने मांग की है कि यूक्रेन पर वो परमाणु हमला करे। साथ ही कादिरोव ने कहा है कि यूक्रेन पर रशिया को कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चेचन रिपब्लिक के नेता रमजान कादिरोव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कमांडर इन चीफ को डिफेंस मिनिस्ट्री क्या रिपोर्ट करती है, लेकिन मेरी निजी राय ये है कि कड़े फैसले लेने का वक्त है। बॉर्डर से लगे इलाकों में मार्शल लॉ घोषित कर देना चाहिए और कम क्षमता वाले परमाणु हथियार इस्तेमाल किए जाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न अमेरिकी कम्युनिटी को ध्यान में रखकर हर फैसला लेने की जरूरत नहीं। जी हाँ, ऐसे में अब आप दोस्तों समझ ही पा रहे होंगे कि रशिया को उनके दोस्त, उनके मित्र, उनके मंत्रीगण दोस्तों अब यही राय दे रहे हैं कि उनको परमाणु हमला करना चाहिए दोस्तों, चाहे वो कम ही क्षमता की क्यों ना हो। ऐसे में हमारे विचारों में दोस्तों ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर दोस्तों, क्योंकि परमाणु हमले का मतलब होता है पूरे विश्व में तबाही। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मात्र ये देश नुकसान में नहीं आएंगे दोस्तों, बल्कि हर एक पड़ोसी देश और हर एक नागरिक को इसका भुगतान करना पड़ेगा दोस्तों, और ऐसे में देश फिर एक बार विश्व युद्ध की तरफ बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर। और ऐसे में आप क्या पुतिन को राय देना चाहेंगे दोस्तों इस युद्ध को लेकर। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर, इमरान खान के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। पाकिस्तान सरकार बड़ी हाथ धोकर बता दे, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। ऑडियो लीक मामले में शहबाज सरकार ने इमरान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ मंत्रिमंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ उनके ऑडियो लीक को लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू करने के संबंध में शुक्रवार को औपचारिक रूप से फैसला किया। इससे पहले इमरान खान के खिलाफ एक अन्य मामले में गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुका है दोस्तों। खबर के अनुसार हाल में लीक हुए ऑडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 नेताओं को पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान के साथ अमेरिकी साइफर के बारे में बात करते हुए सुना जा सकता है। इसके अनुसार लीक हुए इस ऑडियो में इमरान खान अपनी सरकार को गिराने की कथित साजिश के बारे में भी बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस ऑडियो लीक का संज्ञान लेते हुए कैबिनेट ने 30 सितंबर को एक समिति का गठन किया था और समिति ने इस ऑडियो लीक को लेकर कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की थी। और जियो न्यूज की खबर के अनुसार कैबिनेट समिति ने सिफारिश की है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है जिसका राष्ट्रीय हितों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई महत्वपूर्ण है। संघीय जांच एजेंसी को अमेरिकी साइबर और ऑडियो लीक की जांच का काम सौंपा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इमरान खान की मुश्किलें अब बढ़ने ही वाली हैं दोस्तों, क्योंकि सरकार में बैठे शहबाज शरीफ की पार्टी इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। और बड़ी खबर की बात करें जहां पर लाइमन पर यूक्रेन का दोबारा कब्जा, रशिया सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, रूस ने तेज कर दिया बमबारी। बता दें, यूक्रेनी बलों ने शनिवार को एक जवाबी कार्रवाई में रणनीतिक पूर्वी शहर लाइमन के कई क्षेत्रों को फिर अपने कब्जे में ले लिया है दोस्तों। 5 से 6 हजार रूसी सैनिकों को शहर से पीछे हटना पड़ गया। रूस की समाचार एजेंसियों ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से ये जानकारी दी है। लाइमन यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर और एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र खार्किव से 160 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है दोस्तों। इसे रूसी नियंत्रण से वापस लेना यूक्रेन के लिए एक नई जीत है। उधर रशिया ने यूक्रेनी क्षेत्र में फिर बमबारी तेज कर दी है। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां कनाडा में अब भगवत गीता पार्क में बड़ी तोड़फोड़
और जांच के आदेश जारी। बता दें कनाडा में भारतीयों के खिलाफ हिंसा जारी है। अब यहाँ के भागवत गीता पार्क के प्रतीक चिन्ह को तोड़ा गया है दोस्तों। इसकी पुष्टि मेयर पैट्रिक ब्राउन ने की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में इस पार्क का अनावरण किया गया था और इस घटना से पहले कनाडा के स्वामी नारायण मंदिर में भी तोड़ फोड़ की खबर सामने आई थी। इसके बाद भगवत गीता पार्क की घटना ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। तो वहीं मेयर पैट्रिक ब्राउन ने इस घटना की निंदा की और कहा कि हम इसके लिए जीरो टॉलरेंस रखते हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी घटनाओं के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कनाडा में हुई गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की को गोली लग गई थी दोस्तों और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद भारत सरकार की ओर से कनाडा में रहने वाले छात्रवान नागरिकों के अलावा वहां की यात्रा करने वाले नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। और इस बार फिर दोस्तों एक और तोड़ फोड़ को लेकर ये बड़ी खबर। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर, क्योंकि कनाडा से दोस्तों भारत के लोगों के लिए, खास करके हिंदू परिवारों के लिए दोस्तों खतरे की खबरें आते ही रहती हैं। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां अफगानिस्तान से झूठ पर झूठ बोलता रहा ड्रैगन, दिखाया असली रंग, अब तालिबान हुआ आग बबूला। जी हाँ दोस्तों, चीन से नहीं आई एक फूटी कौड़ी, तालिबान का पारा हाई। बता दें 2 दशकों तक मुकाबला करने के बाद अमेरिकी सेनाएं पिछले साल अफगानिस्तान से वापस लौट गई थी। इसके बाद चीन ने अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अफगानिस्तान को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कई वादे किए, लेकिन अमेरिकी सेना को लौटे हुए 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है, पर वादे पूरे नहीं हुए और ना ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके चलते अफगानिस्तान की इकानमी भी पूरी तरह से धाराशायी हो गई है दोस्तों। तकरीबन 2 करोड़ लोगों पर भुखमरी की चपेट में आने का खतरा बना हुआ है। अमेरिका के जाने के बाद तालिबान चीन से बड़े स्तर पर निवेश की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अब तक नहीं हो सका है। अब दोनों ही देश एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। तालिबान चीन पर आग बबूला हो गया है। अफगानिस्तान के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इन्वेस्टमेंट के उपाध्यक्ष खान जान अलोकोजे ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन द्वारा एक पैसे का निवेश भी अब तक नहीं किया गया है। उनकी कई कंपनियां आई, हमसे मिली, शोध किया और फिर चली गई और गायब हो गई। ये बहुत ही निराशाजनक है। जी हाँ, बात करें दोस्तों एक और बड़ी खबर की, जहां पर हैदराबाद से सबसे बड़ी खबर, आतंकी हमले की साजिश नाकाम कर दी गई। जी हाँ, भीड़ पर फेंकना था ग्रेनेड, पाकिस्तान से बहुत बड़ा कनेक्शन। बता दें हैदराबाद में पुलिस ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया दोस्तों। हैदराबाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनका इरादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ग्रेनेड फेंकने को था। पुलिस ने इन 3 लोगों को जिंदा ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया है। इन तीनों लोगों की पहचान अब्दुल जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक के रूप में हुई है दोस्तों। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से एक अब्दुल जाहिद पहले भी आतंकी गतिविधि में शामिल रहा। इसके अलावा वो ISI और लश्कर तैयबा के साथ नियमित संपर्क में था। जी हाँ दोस्तों, पुलिस ने बताया कि जाहिद को ये हैंड ग्रेनेड्स पाकिस्तान के हैंडलर से मिले थे। वो अपने ग्रुप के मेंबर के जरिए सार्वजनिक समारोह को निशाना बनाते हुए इन हैंड ग्रेनेड को फेंकने की योजना बना रहा था, जिससे शहर में आतंक और सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया। जी हाँ दोस्तों, बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर पोप फ्रांसिस ने की पुतिन से अपील, कहा यूक्रेन में हिंसा जल्द से जल्द समाप्त करें। जी हाँ दोस्तों, पोप फ्रांसिस ने रविवार को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन में हिंसा और मौतों के चक्र को रोकने का आग्रह किया और परमाणु युद्ध के जोखिम की निंदा की और इस खतरे का बेतुका करार दिया। फ्रांसिस ने सेंट पीटर्स स्क्वायर में लोगों को संबोधित करते हुए युद्ध के संबंध में अपनी सबसे मजबूत अपील की है। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से गंभीर शांति प्रस्तावों पर विचार करने को तैयार रहने का भी आह्वान किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस त्रासदी और युद्ध को समाप्त करने के लिए सभी कूटनीतिक साधनों का उपयोग करने का आह्वान भी किया। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर गुआम के चारों ओर थाड़ का जाल बना रहा अमेरिका, प्रशांत महासागर में चीन की हेकड़ी होगी गुम। बता दें अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी बीच अमेरिका अपने गुआम नेवल बेस की सुरक्षा के लिए सतह से हवा में मार करने वाले टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस बोले तो थाड़ को बड़ी संख्या में तैनात करने जा रहा है। थाड़ 2013 से ही गुआम में तैनात है, लेकिन इस बार इस डिफेंस सिस्टम के मिसाइल लॉन्चर और रडार को एक ही साइट पर लगाने की जगह अलग अलग द्वीपों पर तैनात किया जाएगा। अमेरिका के गुआम नेवल बेस को चीन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से सबसे ज्यादा खतरा है दोस्तों, और अमेरिका ने गुआम में पहले से ही पैट्रिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात किया हुआ है। एक और खबर की बात करें, जहां
पर भारत अजरबैजान रिश्ते भू राजनीतिक मतभेदों के बावजूद रहेंगे सहयोगात्मक। बता दे पाकिस्तान के साथ गहराते संबंधों के बावजूद अजरबैजान इस बात को लेकर सचेत है कि ये भारत के साथ रिश्तों की कीमत पर ना हो। भारत और अजरबैजान ने कई भू राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सहयोग की शुरुआत की है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि भारत ने अजरबैजान को ब्रिक्स की बैठक में आमंत्रण से परहेज किया। लंदन से अजरबैजानी दूतावास पर 4 अगस्त को शिया कट्टरपंथी समूह के हमले के बाद उसने NAM देशों के साथ अजरबैजान के घोषणा पत्र पर खुद तो हस्ताक्षर किए ही नहीं, भूटान को भी रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बड़ी खबर बता दे, जहां पर इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मुंबई एयरपोर्ट को मिला ईमेल। जी हाँ दोस्तों, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के हवाई अड्डे पर तब अचानक हड़कंप मच गया जब इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। मुंबई हवाई अड्डे का प्रबंधन देखने वाली कंपनी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को इस संबंध में एक धमकी भरा ईमेल मिला। पुलिस ने घटना के संदर्भ में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मुंबई पुलिस के अधिकारियों ने रविवार को जानकारी दी है कि ये ईमेल शनिवार को देर रात आया और उस समय एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि जल्द ही जांच पड़ताल करने के बाद पता चल गया कि अफवाह है, क्योंकि विमान के अंदर कुछ भी संदेहास्पद नहीं पाया गया। एक और बड़ी खबर की ओर चलें, जहां पर अमेरिका में तूफान इयान ने मचाई तबाही, अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत। जी हाँ, अमेरिका के फ्लोरिडा और उत्तरी कैरोलिना में इयान तूफान से मरने वालों की संख्या 70 से ज्यादा हो चुकी है। इनमें से अकेले फ्लोरिडा में 45 संदिग्ध मौत होने की सूचना है। इयान तूफान ने बुधवार और गुरुवार को फ्लोरिडा में तबाही मचाने के बाद शुक्रवार को अमेरिकी राज्य दक्षिण कैरोलिना में दस्तक दिया और इसके बाद ये शनिवार को दक्षिण मध्य वर्जीनिया चला गया। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आपको बता रहे थे अमेरिका से। साथ ही साथ बता दे, जहां विक्रम सिंघे ने कोलंबो में प्रमुख सरकारी भवनों को सुरक्षा क्षेत्र घोषित करने के आदेश पर लिया यू टर्न। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने कोलंबो में प्रमुख सरकारी भवनों को उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित करने के आदेश पर यू टर्न लिया है। दोस्तों, राष्ट्रपति रानिल विक्रम सिंघे ने शनिवार को एक विशेष राजपत्र जारी किया जिसमें पिछले सप्ताह के आदेश को रद्द कर दिया गया और राष्ट्रपति ने ये कदम विपक्ष और देश के मानवाधिकार प्रहरी के लगातार दबाव के बाद उठाया है। जी हाँ दोस्तों, 23 सितंबर को विक्रम सिंघे ने संसद, सुप्रीम कोर्ट परिसर और राष्ट्रपति सचिवालय को उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित कर दिया था। इसके परिसर के आसपास किसी भी तरह के विरोध या आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दे, जहां पर इंडोनेशिया में मौत का मैच, फुटबॉल मैदान पर भिड़े लोग, अब तक 174 ने गंवाई जान। बता दें, इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हुई हिंसा के बाद कम से कम 174 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा बड़ी संख्या में लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। एक टीम के मैच हारने के बाद बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क गई। AFP न्यूज एजेंसी ने पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी है। मौत तब हुई जब नाराज फैंस ने पूर्वी जावा में एक मैच के बाद फुटबॉल मैदान पर पहुंचकर हमला किया। मरने वालों में 2 पुलिस वाले भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग स्टेडियम के अंदर ही 34 लोगों के आसपास की मौत हो गई। दोस्तों, बाकी अस्पताल में ले जाने के बाद मौत हुई। एक और खबर की ओर चले, जहां पर सरकारी अधिकारी अब फोन पर हेलो की जगह बोलेंगे वंदे मातरम। इस राज्य में जारी हुआ आदेश तो मुस्लिम नेता ने कहा हम नहीं मानेंगे। जी हाँ दोस्तों, सरकारी अधिकारियों में देशभक्ति का भाव बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अनोखा फैसला लिया है। दोस्तों, सरकार ने आदेश जारी करके कहा है कि अब से सभी अधिकारी कोई भी कॉल आने या कॉल करने पर ये हेलो कहने के बजाय वंदे मातरम कहेंगे और ये आदेश अधिकारियों के सभी मोबाइल फोन और लैंडलाइन फोनों पर लागू होगा। इसके साथ ही डेली रूटीन और सरकारी कार्यक्रमों में भी अधिकारी एक दूसरे को वंदे मातरम कहकर ही संबोधित करेंगे। वंदे मातरम ने देश को आजादी दिलाई। जी हाँ, राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार में मंत्री दीपक केसरकर ने कहा कि वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र था जिसने अंग्रेजों से देश को स्वतंत्र कराने में बड़ी भूमिका अदा की है। पूरे भारतवर्ष में सभी सरकारें और आम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है कि एक दूसरे को वंदे मातरम कहने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, कोई बुरी चीज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वही समाजवादी पार्टी ने वंदे मातरम पर सरकारी आदेश के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। महाराष्ट्र असेंबली में ASP विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा कि वंदे मातरम पर सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करने वाला बताया है। जी हाँ दोस्तों, आजमी ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने हमेशा जय महाराष्ट्र बोला था और आज उनके विचारों पर चलने का दावा करने वाले एकनाथ शिंदे ये सब भूल गए। ऐसे में दोस्तों, वंदे मातरम भारत के लिए शान की बात है दोस्तों, और इनको कहने के लिए जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के नेता दोस्तों मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं कहेंगे
और ये हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा करने वाला बयान है सरकार का। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और उस समाजवादी पार्टी नेता को दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ कमेंट में भारी मात्रा में वंदे मातरम जरूर लिख दीजिएगा। और खबर की ओर चले जहां पर मुलायम सिंह यादव आईसीयू में भर्ती, पीएम मोदी जी ने भी अखिलेश यादव को फोन करके जाना हाल बता दें। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की रविवार को तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मुलायम सिंह यादव कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह को पहले प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण उन्हें यूरिनरी ट्रैक्ट और चेस्ट में इन्फेक्शन की शिकायत हुई। दोस्तों डॉक्टर सुशीला कटारिया के देख-रेख में उनका इलाज चल रहा है। पिछले काफी समय से मुलायम सिंह का स्वास्थ्य खराब है। जी हां दोस्तों, एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बात करके मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इसके साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो भी संभव सहायता की जरूरत है वो मदद के लिए मौजूद हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के अस्वस्थ होने की जानकारी मिलने पर मैंने उनके पुत्र अखिलेश यादव से फोन पर बात करके उनका कुशल क्षेम जाना है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे जल्द से जल्द स्वस्थ हो। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर गुजरात चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के संकेत, कांग्रेस को मिल सकती है सिर्फ इतनी सीटें, और आम आदमी पार्टी का क्या है हाल बता दें। गुजरात विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है। राज्य में इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत सभी दल मैदान में उतर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी भी गुजरात का दौरा कर चुके हैं। उधर राज्य में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी भी काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सी वोटर और एबीपी न्यूज ने एक सर्वे किया है। ओपिनियन पोल में बीजेपी की जोरदार वापसी होती दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, सर्वे में आम आदमी पार्टी का क्या है हाल हम आपको बता दें। आम आदमी पार्टी यूं तो सरकार बनाने का दावा कर रही है, लेकिन सी वोटर के ओपिनियन पोल इससे काफी उलट है। पोल में आम आदमी पार्टी को 0 से 2 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं अन्य के खाते में भी 3 सीटें तक जा सकती है। ऐसे में दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गुजरात में आपको क्या लगता है दोस्तों किसकी सरकार बनने वाली है बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां महाराष्ट्र में से बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे जी को जान का खतरा, खुफिया विभाग को मिले इनपुट के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। बता दें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की जान को खतरा होने की विशेष सूचना मिलने के बाद उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। राज्य के खुफिया विभाग यानी एसआईडी को सीएम शिंदे को जान का खतरा होने की विशेष जानकारी मिली थी। एजेंसी के मुताबिक राज्य के खुफिया आयुक्त आशुतोष डुम्बरे ने सीएम एकनाथ शिंदे की जान को खतरे की सूचना पुष्टि की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया कराई गई। जी हां दोस्तों, उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां अभी आपको मिलता रहेगा राशन की दुकान से मुफ्त अनाज, लेकिन नया नियम जानना बेहद जरूरी। यदि आप केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKY के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके ही काम की है दोस्तों। आपको बता दें इस योजना का विस्तार कर दिया गया है दोस्तों। अब आप दिसंबर 2022 तक मुफ्त अनाज पाने के हकदार हैं। इसकी जानकारी सरकार की ओर से पिछले दिनों दी गई है, लेकिन सरकार की ओर से कुछ सख्ती भी दिखाई जा रही है। दरअसल कुछ अपात्र लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिन पर सरकार की पैनी नजर है। आइए अब आपको बताते हैं दोस्तों कि हम सरकार के द्वारा बनाए गए नियम के बारे में क्या है जानकारी। दरअसल यदि आपके पास खुद की आय से अर्जित 100 वर्ग मीटर का प्लॉट या फ्लैट या मकान या 4 पहिया गाड़ी या ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस है, या गाँव में 2 लाख और शहर में 3 लाख सालाना से अधिक पारिवारिक आमदनी है, तो आप अपना राशन कार्ड तहसील और DSO कार्यालय में सरेंडर करने का काम करें। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आगे आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसा ना हो कि आप कानूनी पचड़े में फंस जाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर ऐसा है तो कृपया करके राशन कार्ड को वापस कर दें ले जाकर, अन्यथा दोस्तों ये आपके लिए ही है। ऐसे में आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर दोस्तों। क्या आपके नजर में है कोई ऐसा जो दोस्तों सब कुछ होते हुए भी राशन का लाभ उठाते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों।
दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए, और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलते हैं। अगली बड़ी खबर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।